नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी का स्वागत है। भाई जीआईसी लेक्चर की क्लास जो है ये चल रही है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शक्ति, सत्ता और प्रभाव। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। तो बिल्कुल भाई फटाफट आप सभी लोग तैयार हो जाइए, और जो आपको पीडीएफ मिलते हैं उससे कोशिश करिए कि वीडियो देख करके पीडीएफ से एक अपना नोट्स तैयार करने की बिल्कुल कोशिश ज़रूर करिएगा। ठीक है, बिना अपना नोट्स बनाए कल्याण बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं अर्थ और परिभाषा। तो उस सामाजिक स्थिति का द्योतक है, ठीक है, जिससे कोई व्यक्ति विशेष सामाजिक विरोध की स्थिति में भी अपनी इच्छा और आदेशों का पालन करवाने में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये है शक्ति। ठीक है, तो शक्ति क्या होती है, तो ये होती है। तो ये क्या होता है भाई, नकारात्मक संकल्पना है। अगर शक्ति की सकारात्मक और जो नकारात्मक है, तो शक्ति की जो अवधारणा है वो सकारात्मक और नकारात्मक पूर्ण होती है। यदि शक्ति में वैधता जुड़ जाए तो सकारात्मक रूप में उभरती है, अन्यथा शक्ति क्या होती है भाई, दिशाहीन होती है, जो कि विनाशकारी भी सिद्ध हो सकती है। तो शक्ति व्यक्ति की योग्यता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, शक्ति क्या करता है, व्यक्ति की योग्यता को प्रदर्शित करता है। तो आइए यहाँ पर कुछ विद्वान हैं, उन विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, उनको देख लेते हैं। तो शूमैन का कथन क्या है। शूमैन का कथन यह है कि शक्ति व्यक्तियों पर नियंत्रण एवं प्रभाव डालने संबंधी होती है। समाजशास्त्री मैक्स वेबर महोदय को जानते ही हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया कि शक्ति को आरोपण के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, और यह जो आरोपण है वो बाध्यकारी रूप में होता है, और यह अवधारणा अनेक विद्वानों के द्वारा आगे चलकर विवेचित भी की गई। शक्ति के संबंध में एक विद्वान है बर्नार्ड शॉ, उनका मत है कि शक्ति कभी भ्रष्ट नहीं करती है, बल्कि जब यह अज्ञानी में निहित होती है तभी भ्रष्ट होने की संभावना क्या होती है भाई, बढ़ जाती है। आगे एक विद्वान और आएंगे आर्गेन्स्की महोदय, तो उन्होंने क्या कहा कि शक्ति अन्य व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों के अनुरूप प्रभावित करने की क्या है, क्षमता है, और शक्ति एक सापेक्ष शब्द है। यथा हम लोग देखेंगे राजनीतिक शक्ति होगी, आर्थिक शक्ति आती है, सामाजिक शक्ति आती है, इत्यादि ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके संबंध में विस्तृत विवेचना हाफ्स ने की है, अरिस्टो ने की है, मैकियावेली ने की है, लाफवेल ने की है, मैरियम ने की है। तो इन सभी लोगों के सिद्धांतों में ये जो शक्ति का सिद्धांत है ये देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं शक्ति की विशेषता क्या क्या होती है। तो शक्ति जो होनी चाहिए वो बाध्यकारी स्थिति का होना चाहिए, कार्य करवाने की भावना पर आधारित होती है। फोलेट की जो शक्ति की अवधारणा है उसके तहत शक्ति के ऊपर की स्थिति जो है वो उभर करके आती है। बल प्रयोग तत्व की इसमें संभावना रहती है, यह अस्थायी और वैयक्तिक होती है। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं। शक्ति के जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो है प्रभाव, बाध्यता और अपने हित को किसी भी प्रकार से साधना। ये इसके 3 महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। शक्ति की अवधारणा के प्रमुख सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले अभिजात्य वर्ग का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन हैं, इस सिद्धांत के समर्थक में रॉबर्ट मिशेल्स आते हैं, पेरेटो आते हैं, गिटानो आते हैं, मोस्को आते हैं, मिल्स आते हैं। इसमें शक्ति की स्थिति क्या होती है, वो होती है अल्पसंख्यक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभिजात्य वर्ग का जो सिद्धांत है उसमें शक्ति की स्थिति क्या है, वो है अल्पसंख्यक। मैक्स वेबर का जो शक्ति का मॉडल है, तो इस सिद्धांत का जो अन्य नाम है वो है त्रियामी या शून्य सिद्धांत। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आप में पूछा गया है। तो इस सिद्धांत में जो शक्ति है वो दलगत आधार पर दल के सदस्यों में निहित होती है। ठीक है, तो ऐसे भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो शक्ति है वो दलगत आधार पर दल के सदस्यों में निहित होती है। ये किसने कहा, मैक्स वेबर ने, या ये मैक्स का शक्ति मॉडल है। ठीक है, शून्य सिद्धांत के अनुसार भी ये आपको देकर के पूछा जा सकता है, या त्रियामी के भी नाम से पूछा जा सकता है। स्थिर विचारधारा पर आधारित सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। तो इस सिद्धांत में जो आर्थिक शक्ति बताई गई है, इस सिद्धांत में क्या बताया गया है कि जो आर्थिक शक्ति प्रदान अन्य गौड़ और अन्य शक्तियां भी क्या करती हैं, आर्थिक शक्ति पर निर्भर होती हैं। ठीक है, चलो
चर विचारधारा पर आधारित सिद्धांत देखते हैं। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक टाकटाल पारहंस महोदय हैं। इस स्थिति में शक्ति का आधार समाज है और समाज व्यक्ति का चयन करता है जो शक्ति का उपयोग उसके हित में कर सके। ठीक है, तो ये चर विचारधारा है और इस पर आधारित सिद्धांत है। शक्ति की अवधारणा को हम निम्न प्रतिमानों के द्वारा भी समझ सकते हैं। सामाजिक संदर्भ पर आधारित, उत्तर आधुनिक आधारित, आंतरिक चेतना पर आधारित और सांगठनिक विचारधारा पर आधारित। तो ये सारे इसकी अवधारणाएं होंगी। अब हम लोग देखते हैं सत्ता। सत्ता मतलब क्या होता है? प्राधिकार, अथॉरिटी। तो सत्ता जो होती है वो क्या होती है? संगठन का प्राण तत्व यानी कि आत्मा है। तो किसी प्रशासकीय संगठन के अंतर्गत जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके द्वारा सत्ता के आधार पर ही अधीनस्थों से संगठनात्मक कार्यकरण का निष्पादन करवाया जाता है और सत्ता को प्रबंध की कुंजी माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? सत्ता को प्रबंध की कुंजी माना जाता है, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है। फेयोल महोदय ने क्या कहा था कि सत्ता आदेश देने का अधिकार तथा उसे पालन करवाने की क्या है? शक्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको एग्जाम में पूछा गया है। साइमन महोदय आएंगे। साइमन महोदय ने क्या कहा है कि सत्ता मुख्यतः निर्णय लेने की शक्ति से संबंधित है, जिससे दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं को निर्देशित किया जाता है। आगे आएंगे पेटरसन महोदय। पेटरसन महोदय ने क्या कहा था कि आदेश देने तथा उसके पालन की आज्ञा का अधिकार, ये क्या कहलाता है? सत्ता कहा जाता है। डेविस महोदय आएंगे। उनके अनुसार सत्ता निर्णय लेने और आदेश देने का अधिकार है। प्लेटो महोदय का कथन क्या है कि बुद्धिजीवी मानव के पास ही सत्ता नहीं होनी चाहिए। बुद्धिजीवी मानव के पास ही सत्ता नहीं होनी चाहिए। थियो हेमेन के अनुसार सत्ता वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है तथा उन्हें बाध्य भी किया जा सकता है और उनके आदेश के उल्लंघन पर आवश्यकता अनुसार जो मैनेजमेंट होगा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकता है, यहाँ तक कि उनको कार्य से भी पृथक कर सकता है। आगे आएंगे स्मिथबर्ग एवं थॉम्पसन और साइमन। तो उन्होंने क्या किया? कार्य का विभाजन व सत्ता को किसी भी संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर उन्होंने माना है। तो संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं? संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि जो सत्ता है वो आदेश देने, निर्णय लेने और उनके पालन करवाने की वह शक्ति, स्थिति या अधिकार है जो कि अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर अर्थपूर्ण बन जाता है और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है। ठीक है, तो सत्ता क्या होती है भाई? पद में निहित होती है। ठीक है, कहाँ होती है सत्ता? तो पद में निहित होती है। अगला हम देखेंगे सत्ता की विशेषताएं। तो सत्ता क्या है? तो सत्ता एक प्रबंधकीय अधिकार है जिसका प्रत्यायोजन कहाँ से होता है? तो ऊपर से होता है। सत्ता निर्णय लेने, अधीनस्थों को कार्य सोचने, अधीनस्थों से कार्य निष्पादन की अपेक्षा रखने का क्या होता है? तो अधिकार होता है। सत्ता कहाँ? तो पद में निहित होता है, अतः यह पदाधिकारियों को प्राप्त क्या है? अधिकार है। सत्ता स्वरूप में क्या होती है? वैधानिक होती है, अर्थात शक्ति का वैधानिक स्वरूप ही क्या होता है? सत्ता होती है। सत्ता संगठन के निर्माण का क्या होता है? आधार होता है। संगठन में सत्ता का जो क्षेत्र है वो शीर्ष पर व्यापक है, जबकि अधीनस्थ स्तरों पर क्रमशः ये क्या होता है? तो संकुचित होता जाता है। सत्ता जो है वो क्या है भाई? तो वो जो मैनेजमेंट वाले कार्य होते हैं उन सब की क्या होती है? कुंजी होती है। ठीक है, प्रबंधात्मक कार्यों की जिसे कि कुंजी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे सत्ता के स्रोत। तो सत्ता के स्रोत क्या क्या होते हैं? तो किसी संगठन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सत्ता के 3 स्रोत माने जाते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। कौन कौन से? कानून, अर्थात देश की सर्वोच्च विधि यानी कि संविधान, वही क्या है? सत्ता का मूल स्रोत है। दूसरा क्या है? परंपरा, यानी कि जो सांगठनिक परंपरा है, रीति रिवाज है, नियम संहिता है, कार्य विधियाँ हैं इत्यादि। अगला है जो है वो है प्रत्यायोजन, अर्थात जो प्रत्यायोजन यानी कि पदसोपनीय संगठनों में एक प्रशासनिक क्रिया है। इसके अंतर्गत उच्चस्थों द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों को दायित्व निर्वहन हेतु सत्ता का हस्तांतरण यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। मिलेट महोदय आएंगे। तो मिलेट के अनुसार निम्न क्षेत्रों में प्राधिकार क्या है? आवश्यक होता है। किसमें? एक है कार्यक्रम प्राधिकार और एक है सांगठनिक प्राधिकार और तीसरा है बजटीय प्राधिकार। ठीक है, तो इन
क्षेत्रों में क्या होता है, प्राधिकार आवश्यक होता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्राधिकार के वितरण पर आधारित जो प्रकार हैं वो क्या हैं। तो एक होता है ब्यूरो प्रकार का प्राधिकार और एक होता है बोर्ड आयोग प्रकार का प्राधिकार। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। कई कई ब्यूरो बने हैं और कई कई सारे बोर्ड भी बनाए गए हैं। सत्ता की अवधारणा देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। तो जो सत्ता होती है पहले हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे परंपरागत, स्थितिगत विचारधारा। तो जो शास्त्रीय विचारक हैं जैसे कि फेयोल हो गए, मैक्स वेबर हो गए, गुलिक हो गए, उर्बिक मोने हो गए और रैले हो गए, इनमें जो है विचारधारा का इन लोगों ने समर्थन किया है। तो ये जो विचारधारा है वो क्या कहता है, वो भाई सत्ता को एक कानूनी स्थिति मानता है, ठीक है। जो आपकी परंपरागत और स्थितिगत विचारधारा है वो क्या मानता है, सत्ता को एक कानूनी स्थिति मानता है। अर्थात सत्ता क्या है, तो सत्ता का जो स्रोत है वो क्या है, वो है कानून, ठीक है। तो ये लोग सत्ता का स्रोत किसे मानते हैं, कानून मानते हैं। हेनरी फेयोल महोदय ने क्या कहा है, हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता जो है वो आदेश देने का अधिकार है और दिए गए आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। तो इस प्रकार जो सत्ता होती है वो प्रकृति में बाध्यकारी और उल्लंघन स्थिति में दंडात्मक स्वरूप में होती है। तो इस सत्ता का जो प्रभाव है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है और इसे टॉप डाउन अथॉरिटी भी कहा जाता है, ठीक है। टॉप डाउन अथॉरिटी यानी कि ऊपर से नीचे तक इसका प्रयोग किया जाता है। स्वीकृति विचारधारा ये क्या कहती है, ये व्यवहारवादियों के द्वारा दिया गया। तो व्यवहारवादी जैसे कि चेस्टर बर्नार्ड हो गए और साइरन हो गए, इनके द्वारा समर्पित ये विचारधारा है। तो इस विचारधारा की मान्यता ये है, इस विचारधारा की मान्यता है कि सत्ता का स्रोत क्या है, अधीनस्थों की स्वीकृति है, ठीक है। तो ऊपर हम लोग माने देखे कि सत्ता का स्रोत क्या है, कानून है, वो मानते हैं शास्त्रीय वाले, व्यक्तिगत वाले, ठीक है। और ये जो है स्वीकृति विचारधारा ये मानता है कि जो सत्ता है, सत्ता का स्रोत है वो है अधीनस्थों की स्वीकृति। तो इस मामले में जो चेस्टर बर्नार्ड महोदय हैं वो क्या कहते हैं, चेस्टर बर्नार्ड महोदय का कहना है कि संगठन में जो सत्ता होती है वो ऊपर नहीं नीचे रहती है, ठीक है। तो बर्नार्ड के अनुसार जो सत्ता है तभी अर्थपूर्ण होगी जब आदेश को स्वीकार किया जाए, ठीक है, और उसका पालन किया जाए। यानी कि इस संबंध में जो बर्नार्ड हैं वो तटस्थता के क्षेत्र की अवधारणा यहाँ पर देते हैं। तो बर्नार्ड आदेशों को अपने 3 वर्गों में बांटते हैं। वो 3 वर्ग कौन कौन सी है उसको हम देख लेते हैं। तो पूर्णतः अस्वीकार्य प्रकृति के आदेश, जो कि पूर्णतः क्या हो, अस्वीकार हो, ना माना जाए। तटस्थ प्रवृत्ति के आदेश, अर्थात जो ऐसे आदेश हैं जिनको ना तो स्वीकार किए जाएं और ना ही फिर अस्वीकार किए जाएं, तो उनको क्या क्या बोलते हैं, तटस्थ प्रवृत्ति के आदेश। तीसरा है निर्विवाद रूप से स्वीकार्य, ठीक है, आदेश, यानी कि ये तृतीय श्रेणी के जो आदेश होते हैं यही प्रतिष्ठा के क्षेत्र में आते हैं, जो कि निर्विवाद रूप से क्या किए जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं, ठीक है। तो चेस्टर बर्नार्ड महोदय ने आदेश को 3 वर्गों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे बर्नार्ड महोदय के अनुसार अधीनस्थ जो होंगे वो किसी संचार को प्राधिकार तभी स्वीकार करेगा जब निम्न स्थितियां होंगी। कौन कौन सी, कार्मिक संचार समझता हो, या फिर कार्य संगठन के जो उद्देश्य हैं उसके साथ असंगत ना हो, कार्मिक के व्यक्तिगत हितों के अनुकूल हो, और जो कार्मिक है वो शारीरिक, मानसिक और रूप से सक्षम हो, ठीक है। तो ये सारी स्थितियां हैं जिनमें जो अधीनस्थ होगा वो संचार को प्राधिकार स्वीकार करेगा। तो साइमन ने क्या माना है, इसे स्वीकृति क्षेत्र माना है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे जो सक्षमता की विचारधारा है। तो यह विचारधारा क्या मानती है, ये विचारधारा मानती है कि प्राधिकार का उद्भव प्राधिकारी के वैयक्तिक गुणों, योग्यताओं, क्षमताओं और अनुभव पर आधारित है। अधीनस्थ प्राधिकार को किसी भी औपचारिक स्थिति के कारण स्वीकार नहीं करते, बल्कि उनकी क्षमताओं, अनुभव के कारण स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो इसे कार्यात्मक सत्ता के भी नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में बिल्कुल प्रकार से आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं सत्ता के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पावर। तो एक होती है सूत्र सत्ता, यानी कि रेखा प्राधिकार, जैसे कि लाइन और रेखा भी मानते हैं। तो यह संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में आदेश देने, उसका पालन करवाने की क्या है, सत्ता है। यह प्रकृति में दबावकारी व बाह्यकारी होती है और यह संगठन के अंतर्गत उच्चस्थों और अधीनस्थों के मध्य में क्या होती है, विद्यमान होती है। अगला है स्टाफ सत्ता। तो यह वह अधिकार सत्ता है जो कि परामर्श देने, सहायता करने और अन्य विभागों की सेवाएं देने हेतु क्या होती हैं, संगठन में विद्यमान रहती हैं। अर्थात
जो यह परामर्शकारी सत्ता है, ठीक है, इसको परामर्शकारी सत्ता भी मान सकते हैं, जो कि संगठनात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रम में परामर्श उपलब्ध करवाती है। और यह प्रकृति में क्या होती है, अबाध्यकारी होती है और असंचलात्मक होती है। तीसरा है कार्यात्मक सत्ता। तो सूत्र सत्ता द्वारा स्टाफ सत्ता को यहाँ पर दिशा निर्देश जो देने की सत्ता होती है, उसका प्रत्यायोजन ही क्या कहलाता है, कार्यात्मक सत्ता कहलाता है। अर्थात यह किसी विशिष्ट कार्य क्षेत्र में निर्णय लेने का अधिकार सत्ता है। इसी जो है थियो हेमन द्वारा सीमित सत्ता भी कहा है, अर्थात इसमें निर्णय लेने का ऐसा अधिकार किसी क्रिया विशेष तक ही क्या रहता है, यहाँ पर सीमित रहता है। अगला हम लोग देखेंगे बिखरी सत्ता। तो ये मुख्य कार्यकारी को प्राप्त सत्ता का जब दो अधीनस्थ अधिकारी परस्पर सहमति से अध्यारोपण करते हैं और उपयोग में लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, बिखरी सत्ता कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य कार्यकारी और प्रबंधकों का व्यक्तित्व, संगठन का वातावरण और सत्ता के प्रयोग से पैदा होने वाली जोखिम इस सत्ता को क्या कर देती है, सत्ता को सीमित कर देती है। अगला हम लोग देखेंगे मैक्स वेबर और सत्ता। तो मैक्स वेबर के अनुसार हम लोग देखेंगे तो सत्ता उस सामाजिक स्थिति का द्योतक है जिसमें अनुयायी क्या करता है, स्वैच्छिक रूप से आदेश का पालन करता है। और आदेश का स्वेच्छा से पालन करने का कारण क्या है, आदेशक के प्रति दायित्व बोध, ठीक है, और आदेश में विधिकता में विश्वास। तो ये होता है। मैक्स वेबर सत्ता के 3 प्रकार को स्वीकार करते हैं, ठीक है। पहला है परंपरागत सत्ता। तो यह सत्ता परंपरागत प्रथाओं, मूल्य, विश्वासों, सामाजिक रीति रिवाजों पर क्या होती है, आधारित होती है। तो इस प्रकार की सत्ता का पालन दीर्घकाल से प्रवर्तित परंपराओं की पवित्रता में विश्वास के कारण किया जाता है, ठीक है, ये होती है परंपरागत। अगला है चमत्कारिक सत्ता। तो यह सत्ता किसी व्यक्ति में निहित अति मानवीय गुणों में विश्वास पर आधारित होता है, ठीक है, ना कि किसी पद या नियमों पर आधारित। तो कोई व्यक्ति होगा, उसमें जो अति मानवीय गुण होंगे, उसके विश्वास पर जो आधारित सत्ता होती है, उसको क्या बोलते हैं, चमत्कारिक सत्ता। तो इसमें क्या होता है कि अधीनस्थ आदेश का पालन चमत्कारी शक्ति मान करके स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं वैधानिक सत्ता। तो वैधानिक सत्ता क्या होती है भाई, तार्किकता पर आधारित सत्ता है, ठीक है। राष्ट्र का संविधान या संगठन का कानून इस सत्ता का क्या होता है, स्रोत होता है। तो इस सत्ता के आदेश का पालन आदेश की वस्तुनिष्ठता के कारण होता है। इस सत्ता का संगठन में प्रत्यायोजन किया जा सकता है। मैक्स वेबर ने क्या कहा है कि यह सत्ता करिश्माई प्राधिकार की तुलना में क्या होता है भाई, अधिक अस्थायी होता है। कौन सा, वैधानिक सत्ता। और परंपरागत प्राधिकार की तुलना में ये क्या होता है, अधिक बौद्धिक भी होता है। तो सत्ता प्राप्त व्यक्ति क्या करते हैं, किसी औपचारिक पद पर पदासीन होता है और इसमें समस्त आदेश क्या होता है, लिखित रूप में होता है। अगला हम लोग देखेंगे मैरी पार्कर, फोलेट और सत्ता। तो फोलेट महोदय को देखेंगे तो फोलेट के अनुसार क्या है भाई, सत्ता कार्य करवाने की सत्ता है, ठीक है। यह परिवर्तन लाने की क्षमता से क्या होती है, युक्त होती है। तो फोलेट द्वारा जो वर्णित सत्ता का प्रकार है उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी में। तो औपीड़क सत्ता, यानी फोलेट किसी के ऊपर सत्ता के रूप में मानती है। यह दबावकारी है, बाध्यकारी है, दंडात्मक उत्पन्नक है और तानाशाही प्रवृत्ति की सत्ता है। दूसरी है सहसत्ता। तो फोलेट जो है इस सत्ता को किसी के सत्ता के रूप में स्वीकार करती है। संयुक्त रूप से स्वतः विकसित सत्ता है और समझ को बेहतर बना करके क्या करती है, सहकारी प्रयास को यहाँ पर प्रोत्साहित करती है। और जो परिणाम होता है, परिणाम स्वरूप संगठन में मतभेद, संघर्ष की स्थिति की संभावना लगभग क्या हो जाती है, यहाँ पर समाप्त हो जाती है। फोलेट कहती हैं कि जो संगठन है, तो संगठन में अपीड़ित सत्ता को पूर्णतः रोक पाना संभव तो नहीं है, लेकिन एकीकरण चक्रीय व्यवहार परिस्थिति के नियम का उपयोग करके इसे क्या किया जा सकता है, तो इसे कम किया जा सकता है। फोलेट के मतानुसार जो अंतिम सत्ता है वो एक भ्रम है, ठीक है। इनका मानना है कि सत्ता कार्य से संबंधित है और कार्य से विभिन्न रूप से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। फोलेट का यह भी मानना है कि जो सत्ता का प्रत्यायोजन है वो एक कल्पना मात्र है। यह कार्य से जुड़ी सत्ता है, यह ज्ञान और योग्यता से जुड़ी सत्ता है। किसी व्यक्ति विशेष को जैसे ही उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, उत्तरदायित्व से जुड़ी सत्ता जो है उसे स्वतः अपने आप में प्राप्त हो जाती है। निष्कर्षतः हम ये मान सकते हैं कि संगठन में किसी व्यक्ति का जो उत्तरदायित्व है वो किसी विशेष व्यक्ति या पद के प्रति ना होकर के उसे सौंपे गए कार्य के प्रति होती है। तो फोलेट का मत है कि संगठन में
कोई किसी को आदेश नहीं दे रहा है और ना ही किसी को किसी से आदेश ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, आदेश देने पर व्यक्ति की गरिमा को क्या होता है, ठेस पहुंचती है और संगठन में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। वह कहती हैं कि व्यक्ति को परिस्थितियों से आदेश ग्रहण करने और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए। इसे स्थिति का नियम भी यहाँ पर इन्होंने कहा है। अगला हम लोग देखेंगे साइमन और सत्ता। तो साइमन के मतानुसार प्राधिकार निर्णयन शक्ति अर्थात निर्णय लेने की शक्ति है। ठीक है, जो अन्य लोगों के कार्य का क्या करती है, मार्गदर्शन करती है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में भी आप लोग छोटा छोटा लिख सकते हैं। साइमन प्राधिकार के संबंध में क्या कहते हैं, तो साइमन प्राधिकार के संबंध में स्वीकृति के क्षेत्र की अवधारणा का क्या करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। तो साइमन के मतानुसार अधीनस्थ उच्चस्थों के निर्णय और निर्देशन के अनुरूप क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन उच्चस्थ की सत्ता अधीनस्थों की स्वीकृति पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, साइमन के अनुसार आगे हम लोग देखेंगे कि संगठन में जो प्राधिकार का प्रभाव होता है वो क्या होता है, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और क्षैतिज, ये तीनों प्रकार की होती है। साइमन जो है प्राधिकार के 3 कार्य बताते हैं, एक है उत्तरदायित्व सौंपना, एक है निर्णय करना और एक है समन्वय स्थापित करना। तो साइमन के अनुसार सत्ता पालन के निम्न कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं, तो वह है विश्वास, यानी कि स्वयं के हित, संगठन और कर्मचारियों के प्रति विश्वास, एक रूपता यानी कि संगठनात्मक एक रूपता, नियमों और प्रक्रियाओं में एक रूपता, मानवीय मूल्यों और व्यवहार की एक रूपता। अगला है दबाव और दंड, यानी कि दंड सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं भाई। तो साइमन ने 5 प्रकार के दबाव स्वीकार किए हैं। कौन कौन से, तो इसमें आपके सामाजिक दबाव आते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव आते हैं, संज्ञानात्मक दबाव आते हैं, उद्देश्य प्राप्ति का दबाव आता है और आवश्यकताओं का दबाव आता है, और अगला है वैधानिकता, यानी कि विधि का शासन, कानून की सर्वोच्चता, नियमों और प्रक्रियाओं की मान्यता। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे सत्ता के कार्य क्या क्या होते हैं। तो सत्ता के मुख्य रूप से भाई 3 काम होते हैं। कौन कौन, यह उन लोगों को कुछ उत्तरदायित्व और शक्ति है जो सत्ता का प्रयोग करते हैं। यह क्रियाओं के बीच में समन्वय स्थापित करती है और यह निर्णय लेने में विशेषज्ञता को काम में लाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप है लगा लीजिए। सत्ता की सीमाएं भी कुछ हैं, तो सीमाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो व्यक्तियों की योग्यता, तकनीकी ज्ञान, क्षमता, अनुभव, विश्वास, कानून, आर्थिक दशाएं, प्रकृति आदि वो सारी घटक हैं जो कि जो अधिकार सत्ता को सीमित करने के क्षमता रखते हैं। अर्थात जो तकनीकी सीमाएं हैं, जैविक सीमाएं हैं, कानूनी सीमाएं हैं, मनोवैज्ञानिक सीमाएं हैं, आर्थिक सीमाएं हैं, प्राकृतिक सीमाएं हैं और जो भी अन्य सीमाएं हैं, जैसे कि हम लोग देखेंगे श्रम संघों की कार्यवाही, सामाजिक परंपरा, प्रथा, व्यवहार आदि भी क्या करती हैं, सत्ता को यहाँ पर सीमित करती हैं। ठीक है, संक्षिप्त में अगर सत्ता की सीमाएं हम लोग देखें तो कानूनी भाषा की अस्पष्टता, इससे भी जो है सीमाएं लगती हैं। सामाजिक मूल्यों में सत्ता का संकट न होना, संसाधनों की कमी होना और जो संगठनात्मक वातावरण है, जैसे कि गुटबंदी होती है, सामूहिक सौदेबाजी होती है और अनौपचारिक स्थिति होती है, ये भी जो है उनकी सत्ता की सीमाएं होती हैं। राजनीतिक जो हस्तक्षेप होता है ये भी सत्ता को सीमित करती है। मनोवैज्ञानिक कारक में अगर देखें तो व्यक्ति की सोच और मन स्थिति जो होती है, उत्साह, निश्चय और अंतर व्यक्ति संबंध, ये भी जो है सीमित करते हैं। प्राकृतिक कारण में हम लोग देखें तो भौगोलिक स्थिति, जलवायु और प्राकृतिक संकट, ये भी सत्ता को सीमित करती हैं। संचार की अस्पष्टता हो या फिर कमी है तो ये भी सीमित कर देती हैं। निष्ठा, सदाचार, सदाचरण और समर्पण जो क्षमता में कमी होती है, ये भी क्या करती हैं, सत्ता को सीमित करती हैं। ठीक, चलिए तो अगला हम लोग देखते हैं वैधता क्या होती है। तो वैधता यानी कि औचित्यपूर्णता का अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं। औचित्यपूर्णता क्या होती है, तो वैधता का जो अंग्रेजी में पर्याय होता है वो होता है लेजिटमेसी। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, लैटिन भाषा के लेजिटमस से हुई है। मध्यकाल में इसे आंग्ल भाषा में लॉफुल यानी कि वैधानिक कहा गया था। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में लेजिटमेसी शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है, कानून की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होना चाहिए। राजनीति विज्ञान की एक अवधारणा के रूप में औचित्यपूर्ण यानी कि वैधता का संबंध कानून मात्र से ही नहीं होता बल्कि कि शासन और शक्ति के ऐसे मूल्यों एवं विश्वास से भी होता है जो कि शासन को क्या बनाते हैं भाई, न्याय संगत बनाते हैं। ठीक है, तो विभिन्न विद्वान जो हैं वो वैधता यानी औचित्यपूर्ण को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं।
कार्ल जे फ्रेडरिक महोदय आते हैं और वो बोलते हैं कि जो वैधता है वो कानूनों और शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीक है जो कि उनके सत्ता में क्या करता है, वृद्धि करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। एफएम लिप्सफेट महोदय आएंगे और वो कहेंगे कि जो औचित्यपूर्णता है उसका अभिप्राय क्या होता है, व्यवस्था की उस योग्यता क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न या स्थिर रखा जाता है कि जो वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं हैं वो समाज हेतु सर्वाधिक क्या हैं, समुचित हैं। तो वैधता की जो उपयुक्त परिभाषाएं हैं उसके आधार पर क्या कहा जा सकता है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि जो वैधता है का अर्थ उस सहमति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती है। ठीक है, सिंपल भाषा में। तो यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था को लोगों को ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तब यह व्यवस्था अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती है। ठीक है, वैधता औचित्यपूर्ण का महत्व क्या होता है, तो इसका महत्व निम्नानुसार समझा जा सकता है। यह राज्य व्यवस्था का एक ऐसा गुण और आधार है जो कि उसे शासक और शासितों की दृष्टि में नैतिक एवं विवेक सम्मत बनाता है। ठीक है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है नैतिक और विवेक सम्मत बनाने में। शासकों को आत्मविश्वास प्रदान करता है और वे जो शासितों होते हैं, शासितों की जो आज्ञाकारिता होती है उसके प्रति आश्वस्त रहते हैं। वैधता संपूर्ण राज्य व्यवस्था को स्थायित्व देती है, परिणाम स्वरूप उसके संचालन में न्यूनतम शक्ति की आवश्यकता होती है। वैधता का जो गुण होता है शासितों में इस विश्वास को पैदा करता है कि जो शासक वर्ग है उसकी नीतियाँ एवं कार्य वो शासितों के पूर्ण हित में है। वैधता यानी जो औचित्यपूर्णता होता है वो शासक वर्ग की नीति एवं कार्यों को न्याय संगत सिद्ध करती है और शासितों के समस्त कार्यों में सहमति, सहयोग और अनुशासन को जागृत करती है। ठीक है, तो ये रही इतनी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने भैया देख लिया शक्ति, सत्ता और प्रभाव। ठीक है, कोई भी चीज़, ये कोई भी लाइन इसमें आपके ऊपर से उड़ गया हो तो उसे एक बार ज़रूर पढ़ें, फिर से पढ़ें। ना समझ में आए तो गूगल करें, ना समझ में आए तो हमें क्या करें, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ठीक है, उसको बिल्कुल यहाँ पर समझा दिया जाएगा। हो सकता है कि इसको आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको समझ में ना आए, कोई बात नहीं, आप एक दो बार और पढ़िएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए भाई ज़बरदस्त तरीके से। जय हिंद, जय भारत।